अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ। यस, बेटा आज है हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 9। लेकिन लेक्चर नंबर 9 को मतलब हमारा ये 9 है जो कि रिमेनिंग पार्ट है लेक्चर नंबर 8 का। ठीक है, यानी कि काउंटिंग में अगर देखा जाए, नंबरिंग में देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 9 बनता है, लेकिन ये रिमेनिंग पार्ट है लेक्चर नंबर 8 का। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 8 इससे पहले प्रॉपरली सुना हुआ होगा, दे वुड बी वेरी वेल फेमिलियर कि ये एक्चुअल ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स जा रहे हैं ये किस मेन लेक्चर के बाद के लिहाज से जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जो लेक्चर नंबर 8 एंड अप हुआ था वो एक्चुअली मेरी कॉल्स आ रही थी अंदर और मुझे वो रिसीव करना पड़ी। वो शायद आपकी वीडियो में भी शो हो रहा हो कॉल्स का आना, तो उस वजह से जो है वो मुझे वीडियो वहीं पे स्टॉप करनी पड़ी। ठीक है, और चूंकि वो मैं काफ़ी रिकॉर्ड कर चुकी थी वो लेक्चर, इस वजह से मैंने उसे अपलोड कर दिया। अब मैं उस वहीं से यानी कि जहाँ से लेक्चर नंबर 8 एंड हुआ था मैं वहीं से उसको स्टार्ट कर रही हूँ इस लेक्चर नंबर 9 को। ठीक है, तो आप काइंडली बेटा आई होप सो कि आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे सब पॉइंट्स और सब चीज़ें। तो बेटा लेक्चर नंबर 8 जहाँ पे हमारा एंड हो रहा था वो हम बेसिकली बात कर रहे थे ये कॉन्टीजेंसी अप्रोच के बारे में। ठीक है, और कॉन्टीजेंसी अप्रोच में सारे ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और ये लास्ट वाला पॉइंट आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका था या हो रहा था। अगर नहीं भी हुआ था तो मैं इसको अगेन जो है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। तो बेटा ये पॉइंट था कि मैनेजमेंट शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी एंड मोर रिसर्च ओरिएंटेड देन द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो बेटा यानी कि इसमें बताया हुआ था कि एक जो मैनेजर है, मैनेजर्स हैं और जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जब उसने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कोई रूल्स बनाने होते हैं, कोई रेगुलेशंस बनानी होती हैं, तो उसको जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही नहीं यानी कि जैसे वो पास्ट में अपने करते रहे हैं उनको सिर्फ उसी चीज़ को फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम डिसिप्लिन्स यानी कि वो डिसिप्लिन्स जो जैसे कि मैंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपसे डिस्कस किया था कि एक डिसिप्लिन के साथ बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन्स जो हैं वो अटैच होते हैं और वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक डिसिप्लिन के अप एंड डाउन आने से पूरे यानी कि सभी डिसिप्लिन्स जो हैं वो किसी न किसी हद तक इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो यही अप्रोच ने ये बात कही कि उन्हें जो है वो मैनेजमेंट को इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें रिसर्च करनी चाहिए। एक रिसर्च होता है ना, यानी कि हर लिहाज से मामले की जांच पड़ताल कर लेना, सही क्या है गलत क्या है, 100% मामले को जो है वो उसके सारी रिसर्च कर लेना है एंड देन आपने जो है वो डिसीजन लेना है, रैदर देन दिस कि आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली और आपने उस बेस पे जो है वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए। ये अप्रोच जो है ये गलत है। तो आपको जो मैनेजमेंट को जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए और उन्हें ट्रेडिशनल अप्रोचेस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड जो है वो नहीं होना चाहिए। और बेटा इसका कॉन्टीजेंसी अप्रोच का लास्ट जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो है अडॉप्ट करंट ट्रेंड्स। ठीक है, यानी कि जो करंट ट्रेंड्स जा रहे हैं बिहेवियर्स के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, डिमांड्स के लिहाज से, नीड्स के लिहाज से, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं अबाउट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के बारे में वो अडॉप्ट करने चाहिए। बेटा इसकी एग्जांपल मैं आपको इसी तरह से दूंगी कि जैसे जो है वो घरों में होता है, यानी कि हर घर में हर फैमिली में एक जो बड़े होते हैं, जो अथॉरिटी लेवल होता है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। यानी पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले जो था वो मेरे दादा और परदादी अम्मा और परदादा अबू, उनके पास अथॉरिटी थी, यानी कि वो घर के बड़े थे और वो सब डिसीजंस लेते थे। उनके बाद जो है वो मेरे दादा अबू और मेरी दादी अम्मा आ गए। मेरे दादा अबू और मेरी दादी अम्मा के बाद जो है वो मेरे मम्मा पापा आ गए और उनके बाद जो है वो मेरा भाई और उनकी वाइफ आ जाएंगे। ठीक है, तो हर टाइम के लिहाज से यानी कि टाइम के साथ साथ अथॉरिटीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं और ना सिर्फ अथॉरिटीज़ चेंज होती हैं बल्कि टाइम के लिहाज से ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। अब जैसी हुकूमत मेरे परदादा अबू या परदादी अम्मा ने की थी, अगर वैसी ही हुकूमत जो है वो आज मेरे भाई और उनकी वाइफ करें
तो शायद चीज़ें जो हैं वो उतनी बेहतर तरीक़े से ना चल पाएँ, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। एक टाइम का डिफरेंस है, टाइम नीड्स का डिफरेंस है, डिमांड्स का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, मॉडर्नाइजेशन इरा का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं इनको अडॉप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही बेटा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज में भी सेम यही एग्जांपल जो है वो कोड होगी कि पहले जो है वो एक दादा ने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ होता है और वही ओनर होता है उस बिज़नेस का, और उसने जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लिहाज से जो उस टाइम पे उनको ठीक लग रहे होते हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए होते हैं अपनी बिज़नेस में। उसके बाद फादर की स्टेज आ जाती है, तो अपनी हुकूमत के दौर में यानी कि जब वो ऑथर बनने और जब वो ऑनर बने तो उन्हें जो चीज़ें दादाबू की हुई बेहतर लगी उन्होंने वो वैसे ही अडॉप्ट की और उन्हें वैसे ही रहने दिया, और कुछ चीज़ें जो उनको लगा कि कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज करने चाहिए उनको चेंज किया, ठीक है। तो बेटा आगे बेटे की बारी आ जाएगी, तो बेटा भी है जो ट्रेंड्स चेंज होने वाले हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो चीज़ें चेंज होने की हैं उनको चेंज करना चाहिए, जो नहीं है स्मूथली चल रही हैं वो वैसे चलती रहें, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसी अप्रोच ये कहते हैं कि अडॉप्ट करंट ट्रेंड्स, आप जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं टाइम के साथ साथ जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं आप उनको अडॉप्ट करें लोगों के लिहाज से, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिहाज से ही बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है तो बिहेवियर तो एम्प्लॉयज़ ही जो है वो शो करते हैं ना, तो उसके बारे में जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ये ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। बेटा आगे है हमारी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बेसिकली क्या कहती है, ये सेंट्रलाइजेशन और ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेश करती है, ठीक है। यानी कि सेंट्रलाइज होने का मतलब होता है कि एक बिज़नेस के तमाम काम एक ही विंडो पे जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। डिसीजन किसने लेना है, रूल्स किसने बनाने हैं, रेगुलेशंस किसने बनानी है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर किसने करना है, नए एम्प्लॉयज़ को देखना किसने है, उनको कंट्रोल किसने करना है, उनको मॉनिटर किसने करना है, उनको लीड किसने करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वन विंडो फंक्शन होता है, सेंट्रलाइज्ड होती हैं सारी चीज़ें, यानी कि एट द सेंटर होती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये होता है कि आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए और हर डिपार्टमेंट यानी कि यूनिट एक ही है, बिज़नेस एक ही है, सिस्टम एक ही है, लेकिन उस सिस्टम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होने की वजह से हर जो डिपार्टमेंट का आप कह लें कि जो हेड है वो अपने लिहाज से जो है वो चीज़ों को डिसीजंस लेता है, अपने लिहाज से चलता है। यानी कि कहने को एट द बैक एंड बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी थी कि यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी कहने को सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ही बिज़नेस होता है, लेकिन चूंकि उसका काम बहुत वाइड है इस वजह से वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं और हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स के लिहाज से, अपने डिपार्टमेंट की डिमांड्स के लिहाज से जो है वो डिसीजंस को लेता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि दूसरे डिपार्टमेंट ने भी आया वही डिसीजंस लिए हैं या नहीं लिए, इरिस्पेक्टिव टू दिस थिंग जो है वो डिसीजंस ले लिए जाते हैं और सिस्टम स्मूथली भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम अप्रोच ने ये कहा कि आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की बजाय यानी कि डिपार्टमेंटलाइज करने की बजाय आप चीज़ों को सेंट्रलाइज करें। आप सिस्टम को एज अ होल एक ही यूनिट के तौर पे कंसीडर करें, आप इसको टुकड़ों में तोड़ के जो है वो सिस्टम को डिसेंट्रलाइज ना करें। तो ये बेटा ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो दिस अप्रोच एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनाइटेड इंटर रिलेटेड सिस्टम और द यूनिट। वही चीज़ जो मैंने पहले आपसे कह दी कि यूनाइटेड एक इंटर रिलेटेड सिस्टम यानी कि इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आपस में इंटर रिलेट करे होंगे लेकिन सिस्टम ये एक ही होगा। मैनेजर्स शुड लुक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, यानी कि मैनेजर्स को जो है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना, डिसीजंस नहीं लेने, उन्हें जो है वो बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना है और एज अ होल एक सोशल सिस्टम के लिहाज से जो है वो डिसीजंस लेने हैं। ओके बेटा, अब आगे अगला इसका पॉइंट ये है कि एक्टिविटी ऑफ
ऑफ ऑन सेगमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि एक जो सेगमेंट है, यहाँ पे एन आना चाहिए, यानी कि एक्टिविटी ऑफ अ सेगमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी एक सेगमेंट की या डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटी है दैट इफेक्ट्स द अदर्स, वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी इफेक्ट करती है। सो कंसर्न्स शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर डिपार्टमेंट्स में भी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं तो लेकिन उन सब चीज़ों को, एक्शंस को लेने के पीछे जो मकसद होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट की बेस पे लेना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे। ठीक है। फर्दर बेटा इसने ये कहा, ये थ्योरी ये कहती है कि द रोल ऑफ मैनेजर्स इज़ टू यूज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है बेटा बेसिकली, वैसे अगर मैं आपको यानी कि अगर मेरे आप इंटेंशंस यानी कि इरिस्पेक्टिव, तो अगर मैं बुक्स से हट के बात करूँ, बुक्स से, नोट्स से, या जो भी ऑथर्स की बातें हैं उनसे अगर मैं हट के बात करूँ, तो मेरा पर्सनल ये व्यू है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है वो वहाँ के कल्चर से बनता है, और वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही बनाया हुआ होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स ने खुद ही बनाया हुआ होता है। अगर वो कल्चर स्ट्रोंग है और पॉजिटिव है तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। ठीक है। आपको फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए आपको कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, आपको एम्प्लॉयज़ को इन्फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको बाउंड नहीं करना पड़ता कि येस इफ़ आई एम सेइंग दिस देन यू विल डेफिनेटली हैव टू डू दिस। नो, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस strictness on the employees if your already culture is strong. But if the culture is not strong, then definitely you will have to make efforts to build up your organizational behavior, and for building that organizational behavior you will have to enforce your employees to adopt those particular habits, rules, the manners, the attitude that you are being required from them to adopt. Okay, so this is my personal opinion. I don't know, irrespective of all these approaches and the systems and the theories, this is my personal opinion that the organizational behavior of an organization is nothing else than the culture of that organization, right? And if the culture is getting stronger day by day, if the culture is being implemented in a very good way and is being acted by the employees in a good way, then I don't think so that organizational behavior needs to focus so much as a strict clause or not. Okay, तो but anyhow organizational behavior itself has its own importance, और इसकी रियलिटी ये भी है कि बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। अब अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ही ले लें, कुछ घंटों के लिए वो ओपन होती है और उन 6-7 घंटों के लिए भी वहाँ पे कुछ मैनी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और हर एम्प्लॉय के काम करने का तरीका, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ये अप्रोच, इसने ये कहा कि द रोल ऑफ मैनेजर्स इज़ टू यूज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उस तरह से सेट हो चुका है जिस तरह से वाकई में डिमांड में था, तो फिर उनको उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को यूज़ करना चाहिए टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड करने के लिए, इन विच, और वो कल्चर कैसा होना चाहिए जिसमें टैलेंट्स ग्रो करें, लोग टैलेंटेड हों और उन्हें अपना टैलेंट शो करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। टैलेंट्स कुड बी रियलाइज्ड क्रिएटिंग मोटिवेटेड पीपल, और वो कल्चर लोगों, मोटिवेशनल एम्प्लॉयज़ को जो है वो क्रिएट कर रहा हो, डे बाय डे लोगों के लिए मोटिवेशनल हो, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे रहना, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना, वहाँ के गोल्स के लिए काम करना लोगों के लिए मोटिवेशनल हो। एंड प्रोडक्टिव एचआर मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड ह्यूमन रिसोर्स मीन्स योर एम्प्लॉयज़। ओके, तो बेटा ये थी हमारी 4th वन अप्रोच, जो कि थी हमारी सिस्टम अप्रोच। ठीक है।
अब है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ये लास्ट वन है हमारी अप्रोच। और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है, इट ऑल अबाउट फोकसेस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स का जो सब्जेक्ट है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स का आपका सब्जेक्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है अप्रोच जो है ये उसी सब्जेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और ये कहती है, अब ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो बंदा आपको लगता है कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के काबिल है, क्योंकि एक ऑनर को तो पता होता है ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किस नेचर का काम है और मुझे किस कैलिबर का एम्प्लॉय चाहिए इस काम को करने के लिए, तो उसको तो सब पता होता है। लेकिन जिस बंदे को हायर किया जा रहा होता है उसको इस बात का आइडिया नहीं होता, वो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चल रही होती है, वो है जॉब का मिलना या ना मिलना, ठीक है। उसका इंटरव्यू, उसकी हर चीज़ जो है वो इसी लिहाज से चल रहा होता है कि यार मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन एक जो रिक्रूटर है जो वहाँ पे बैठा रिक्रूट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, उसको तो जो है वो सब आइडिया होता है जॉब की नेचर का, जॉब की क्वालिटी का। तो एचआर ये कहती है कि चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और यही चीज़ जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कहती है कि फॉर अ जॉब टू बी डन, राइट पर्सन, चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बेटा चूज़ का वर्ड मेरे से मिसिंग हो गया है, वो यहाँ पे होना चाहिए कि चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट टूल्स। अब बेटा विद द राइट टूल्स का मतलब क्या है कि अब लेट सपोज़ कि आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं चूँकि आपकी यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं आके प्रॉपर वे में पूरे एक प्लान्ड और प्रिपेयर्ड हो के मैं आऊँ और आप स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर डिलीवर करूँ, ठीक है। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस दिन के लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहे अपना काम 100% करती रहूँ, लेकिन जब तक मुझे जो है वो राइट टूल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, मैं अपना काम नहीं कर सकूँगी। और वो राइट टूल्स कौन से हैं, मेरी चेयर का होना क्लासरूम में, मेरे डाइस का होना, वाइट बोर्ड का होना, मार्कर, बोर्ड मार्कर का मौजूद होना, और जो भी नेसेसरी बाकी जो नीड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उन सब का होना, ठीक है। तो अगर वो राइट टूल्स मुझे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो डेफिनेटली अगर मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके भी आई हुई हूँ आपको लेक्चर देने के लिए, तो शायद मैं उस तरह से लेक्चर डिलीवर ना कर सकूँ, आप स्टूडेंट्स को उस तरह से सेटिस्फाइड ना कर सकूँ जिस तरह से मैं उन टूल्स की मौजूदगी में कर सकती थी, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो जाती है, बोर्ड मार्कर ना हो तो एम 5 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, डाइज ना हो तो वैसे ही टीचर को टेंशन होने लग जाती है कि मैं कहाँ पे रखूँगा अपना सामान, और ये सब चीज़ें एक हैबिचुअल होती हैं और एम्प्लॉय की नीड भी होती हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ये कहा, अप्रोच ने ये कहा कि आप राइट काम के लिए राइट पर्सन को चूज़ करें, बट विद द राइट टूल्स, और उसको जो है वो टूल्स भी आप राइटली प्रोवाइड करें, ठीक है। जो टूल्स ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है उसको प्रोवाइड करना, आप वो उसको प्रोवाइड करें। बेटा दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करती है कि स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ डूइंग जॉब। बेटा स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ डूइंग जॉब का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक मयार सेट कर देना और फिर बाकी बाद में आने वाले एम्प्लॉयज़ से डिमांड करना कि वो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो काम करेंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ, जैसे गेम शो लगता है ARY पे जीतो पाकिस्तान के नाम से, तो उस जीतो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी तो वो देखा होगा या देखते होंगे आप लोग वो। तो उसमें जो है वो आपने देखा होगा कि फ़हद मुस्तफ़ा ने जब कोई गेम परफॉर्म करवाना होता है कॉन्टेस्टेंट से, तो वो पहले वहाँ पे मौजूद अपने ही लोगों को बुलाता है जो पीछे मैनेज कर रहे होते हैं पूरे चीज़ों को, वो उनमें से किसी एक को बुलाता है और वो उनसे वो गेम परफॉर्म करवा के दिखाता है उन लोगों को जिन्होंने वो बाद में जो कंटेस्टेंट होते हैं और जिन्होंने वो एक्चुअली परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब वो गेम का परफॉर्म करवा देना वो बेसिकली क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड का सेट कर देना है, ठीक है। और जो बाद में आने वाले कंटेस्टेंट होंगे, जो बाद में आने वाले लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस स्टैंडर्ड को देखते हुए जो है वो उस गेम को उसी तरह से जो है वो परफॉर्म करेंगे जैसा उन्होंने देखा हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा ये होता है स्टैंडर्ड को सेट कर देना। और साइंटिफिक मेथड ये कहता है कि आपने अपने एम्प्लॉय से जो भी काम करवाना है
आप उससे काम करवाने से पहले एक आप स्टैंडर्ड सेट कर दें, और उन स्टैंडर्ड्स के बारे में आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय से डिमांड क्या किया जा रहा है, किस किस्म की क्वालिटी का काम डिमांड किया जा रहा है और क्यों डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब उन्हें स्टैंडर्ड का पता होगा तो वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते होंगे। ठीक है बेटा, अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रोवाइड द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ ना कुछ बोनसेस दे देना, कुछ एक्स्ट्रा पे दे देना, कोई मोटर बाइक दे देना, फैसिलिटी के लिए पेट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ज़िम्मा उठा ले। तो इन सब चीज़ों का होना जो है वो इंसेंटिव्स के टर्म्स में लिया जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ने ये कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे। ठीक है, आगे बेटा क्या है, अगला पॉइंट ये कहता है कि डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ पर्सन विच कुड रिप्लेस द ओल्ड रूल्स ऑफ द बिहेवियर। वो कहते हैं कि आप एक साइंस बिल्ड करें। साइंस का मतलब ये कि एक मैकेनिज़्म, एक मेथडोलॉजी बिल्ड करें किसी भी काम को करने के पीछे, ताकि वो पर्सन जो उस काम को कर रहा है उसको एक्चुअली उस काम को करने का मेथड आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता तो फिर आपके पास ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें और उन्हें सिखाएं काम। जब आप ट्रेन करेंगे, जैसा आप ट्रेन करेंगे वो डेफिनेटली वैसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग के ज़रिए से भी स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सकता है। वही पॉइंट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो वही अगेन कह रहा है कि डेवलप अ साइंस। साइंस मीन्स अ मैकेनिज्म, अ मेथड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ पर्सन विच कुड रिप्लेस द ओल्ड रूल्स ऑफ बिहेवियर। अगर कोई ओल्ड रूल्स हैं और वो अनएक्सेप्टेबल हैं, अनसूटेबल हैं, तो डेफिनेटली आप फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएं और वो ऐसा करवाएं कि वो उस ओल्ड को अच्छे से रिप्लेस कर सके। और बेटा अगला ये पॉइंट्स है कि ट्रेन एंड टीच द वर्कर्स, वेरी इजी। कॉरपोरेट विद द वर्कर्स, बेटा ये होता है वर्कर्स के साथ कॉरपोरेट करना। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है कि जो मैनेजमेंट होती है या जो मैनेजर्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका बस ये काम होता है कि उन्होंने आके ऑफिस में बैठ जाना है, आराम से एसी लगा लेना है और चेयर पे बैठ के जो है वो बस ऑर्डर्स देने हैं। ठीक है, हालांकि उनका ये ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो अपने वर्कर टू वर्कर जाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, उनकी नीड्स के बारे में डिस्कस करें और उनसे पूछें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, कैसी होनी चाहिए, उनकी राय ली जाए ताकि उनको भी अपनी इंपॉर्टेंस फील हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर हो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन अगर आप ये यूनाइटेड स्टेट्स में या यूनाइटेड किंगडम्स में देखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा होता है। वहाँ पे वर्कर्स को एसेट कंसीडर किया जाता है और वहाँ पे यू एटीट्यूड अडॉप्ट किया जाता है, आई एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं किया जाता। यानी कि एक ऑथर उठ के ये नहीं कहता, ऑथर कह रही हूँ सॉरी, जो मैनेजर है, जो ओनर है, वो उठ के ये नहीं कहता कि जी आई एम एवरीथिंग एंड यू विल हैव टू ओनली लिसन मी, और आप वही करेंगे जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं, वहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं, जो वर्किंग कम्युनिटी है, उनकी राय ली जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखा जाता है, उनके बारे में केयर की जाती है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर भी उस तरह से सेट नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था। अब बेटा ये कॉरपोरेट किस किस लिहाज से करना है, मैंने यहाँ पे अलग से एक टेबल में मेंशन किया है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलें। स्टैंडर्ड्स जो आपने बताए हैं उनको फॉलो अप करवाने में आप अपने लोगों की मदद करें, उनको कोऑपरेट करें, उनको हेल्प आउट करें। आप परफॉर्मेंस को जो है उनको चेकआउट करें, जहाँ पे कहीं कोई कमी है उसको करेक्ट करें। आप इवैल्यूएशन फेयर बेसिस पे करें। फेयर बेसिस पे होंगी तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी पता होगा कि एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं, और कोई फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट प्रेजेंट किया उसने ये किया कि हाई पे एफिशिएंट वर्कर्स। अगर आप हाईली पे करेंगे तो आपके वर्कर्स एफिशिएंटली काम करेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग। ये देखा गया है, ये एक रियलिटी है कि जितना अच्छा पे किया जाता है वर्कर्स उतना ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक काम के लिहाज से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आपने जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर डालनी है वो इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बस 2-4 घंटे काम करते हैं, बाकी वेले बैठ के और चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनको डिवाइड करना चाहिए। तो बेटा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 9th लेक्चर भी जो है वो ख़त्म हो गया है,
और आपको इन पूरे 9 के 9 लेक्चर्स में कहीं भी कोई डेफिशिएंसी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आपने वो मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। लेकिन बेटा आज 9th लेक्चर जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अपलोड भी हो गए हैं, तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।